द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं। एक और ज़रूरी बात, इस टेस्ट की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी उसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और दूसरा कथन, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल के विचार को खारिज कर दिया गया था। आपके विकल्प हैं ए, केवल पहला कथन सही है, बी, केवल दूसरा कथन सही है, सी, दोनों कथन सही हैं, या डी, दोनों ही कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर है बी, केवल दूसरा कथन सही है। अच्छा, तो पहला कथन गलत क्यों है? देखिए, एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग नहीं की थी। तो फिर मांग क्या थी? उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, मतलब एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। तो पहला कथन सीधे सीधे गलत हो जाता है। और दूसरा कथन पृथक निर्वाचक मंडल वाला? हाँ, वो कथन बिल्कुल सही है। रिपोर्ट ने सांप्रदायिक आधार पर जो अलग निर्वाचक मंडल का विचार था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उसकी जगह कोई सुझाव दिया था? जी, उन्होंने संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा था, जहां सब मिलकर वोट करें। इसलिए केवल दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1932 के पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की संख्या बढ़ गई, बी, दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, या डी, गांधी जी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। इसका सही उत्तर है बी, दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई। पूना पैक्ट तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये उन्हीं दोनों के बीच हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। हुआ ये था कि इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। हाँ, लेकिन इसके बदले में जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। कितनी? वो 71 से बढ़ाकर सीधे 147 कर दी गई, मतलब लगभग 2 गुनी। हाँ, तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। समझ गई। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोमागाता मारू की घटना का संबंध किससे था? ऑप्शंस है ए, गदर पार्टी, बी, अनुशीलन समिति, सी, स्वदेश बांधव समिति, या डी, आजाद हिंद फौज। इसका सही जवाब है ए, गदर पार्टी। कोमागाता मारू क्या था? कोई जगह थी? नहीं, कोमागाता मारू असल में एक जापानी समुद्री जहाज का नाम था। ये 1914 की घटना है। अच्छा, तो इस जहाज का गदर पार्टी से क्या लेना देना था? देखिए, इस जहाज से पंजाब के बहुत से सिख और मुस्लिम यात्री कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कनाडाई अधिकारी थे उन्होंने उन्हें उतरने ही नहीं दिया। और फिर जब वो जहाज बेचारा वापस भारत आया तो यहाँ ब्रिटिश सरकार के साथ उनका संघर्ष हुआ, जिसमें कई यात्री मारे गए। इस पूरे घटना ने उत्तरी अमेरिका में जो गदर आंदोलन चल रहा था उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया था। यानी इस घटना ने आग में घी का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अगला सवाल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई थी? आपके विकल्प हैं ए, लखनऊ अधिवेशन 1916, बी, नागपुर अधिवेशन 1920, सी, हरिपुरा अधिवेशन 1938, या डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसका सही उत्तर है सी, हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन की कोई खास बात? जी, ये बहुत ऐतिहासिक था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसी में रियासतों पे नीति बनी? हाँ, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार ये बिल्कुल साफ कर दिया कि पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है उसमें सिर्फ ब्रिटिश भारत नहीं बल्कि ये रियासतें भी शामिल हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जो रियासतों के लोग हैं उन्हें भी वही आजादी और आत्मनिर्णय का अधिकार है जो बाकी भारत के लोगों को है। बहुत बढ़िया। अब पांचवा प्रश्न। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ, उसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है ए, सरदार पटेल, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, राजगोपालाचारी, या डी, मौलाना आजाद। इसका सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? ये गांधी जी ने शुरू किया था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने के खिलाफ।
इसका मुख्य उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा करना। तो इसमें होता क्या था? इसमें चुने हुए सत्याग्रही भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। और पहले विनोबा भावे थे? जी, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और उनके ठीक बाद दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न। 1919 के रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए, युद्ध के प्रयासों को अनिवार्य करना, बी, बिना मुकदमे के जेल और संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा मुकदमा, सी, खिलाफत आंदोलन को दबाना, या डी, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इसका उत्तर है बी, बिना मुकदमे के जेल और संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा मुकदमा। रॉलेट एक्ट को तो काला कानून भी कहते थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसका आधिकारिक नाम तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, पर लोग इसे काला कानून ही कहते थे। क्यों? इसमें ऐसा क्या था? इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मतलब एक तरह से असीमित अधिकार दे दिए थे। वो किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। एकदम सही। और इसी कानून के विरोध में तो जलियांवाला बाग में वो शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। समझ गए। अगला प्रश्न। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? विकल्प है ए, राम मनोहर लोहिया, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, अच्युत पटवर्धन, या डी, अरुणा आसफ अली। इसका सही उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण। आजाद दस्ता, ये क्या था? देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, ये तो मुझे पता है। तो उसी समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। जेल से भाग निकले? वाह। जी। और उसके बाद वो नेपाल के तराई क्षेत्रों में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ छापामार युद्ध, जिसे गरिला वॉरफेयर कहते हैं, उसके लिए युवाओं का एक गुप्त संगठन बनाया। और उसी का नाम आजाद दस्ता था? बिल्कुल, उसी संगठन को आजाद दस्ता नाम दिया गया। बहुत दिलचस्प। चलिए, 8वां प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए, अश्विनी कुमार दत्त, बी, पुलिन दास, सी, बरिंद्र कुमार घोष, या डी, चितरंजन दास। इसका सही जवाब है ए, अश्विनी कुमार दत्त। ये समिति क्या काम करती थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना बंगाल के बारिसाल जिले में हुई थी। अच्छा। इसके संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त एक अध्यापक थे। अच्छा, एक टीचर ने शुरू की थी। जी, और यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावशाली स्वयंसेवी संगठनों में से एक थी। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना, लोगों को इकट्ठा करना और सामाजिक सुधार करना। यानी सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक काम भी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अगला प्रश्न। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, उसे किसने दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान कहा था? ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मोहम्मद अली जिन्ना, या डी, सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और ये बी, जवाहरलाल नेहरू का है। ये उन्होंने क्यों कहा था? देखिए, 1940 में वाइसराय लॉर्ड लिनलिथ ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। इसमें उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन तब तक तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करने लगी थी। बिल्कुल, इसीलिए इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहरू ने कहा था कि ये डोमिनियन स्टेटस का विचार अब पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है। और इसकी तुलना उन्होंने दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील से की, जिसे अंग्रेजी में एज डेड एज अ डोर नेल कहते हैं। बहुत ही सटीक तुलना थी। जी। 1907 के सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था? आपके विकल्प है ए, गरमपंथी, बी, नरमपंथी, सी, क्रांतिकारी, या डी, मुस्लिम लीग। इसका सही उत्तर है बी, नरमपंथी। सूरत विभाजन तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में मतभेद बहुत बढ़ गया था। और उसी वजह से कांग्रेस टूट गई। जी, कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस विभाजन के बाद बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे जो बड़े गरमपंथी नेता थे, उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। तो फिर कांग्रेस पर किसका कब्जा हुआ? उसके बाद कई सालों तक कांग्रेस पर फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं का ही नियंत्रण बना रहा। ठीक है। हंटर कमेटी जो 1919 में बनी थी, उसके गठन का मुख्य कारण क्या था?
आपके ऑप्शंस है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच, बी चौरी चौरा कांड की समीक्षा, सी खिलाफत आंदोलन की मांगों पर विचार या फिर डी शिक्षा में सुधार हेतु। ये बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही जवाब है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। अच्छा, तो ये उसी नरसंहार के बाद बनाई गई थी? जी बिल्कुल। जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ तो ब्रिटिश सरकार पर पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा दबाव था, तो उसी की जांच के लिए उन्होंने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई। ठीक है। पर इसमें एक और बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं जी। वो ये कि ये एक आधिकारिक सरकारी कमेटी थी। हाँ। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी खुद की एक कमेटी भी बनाई थी। अच्छा। तहकीकात कमेटी, ताकि सच को अपने तरीके से सामने लाया जा सके। समझ गई। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, 1946 का शाही नौसेना विद्रोह, जिसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी कहते हैं, उसको शांत कराने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी और नेहरू, बी सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस या डी लॉर्ड माउंटबैटन। इसका सही जवाब है बी सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, तो इन दोनों ने मिलकर इसे शांत कराया था। जी, ये विद्रोह बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था। नौसैनिकों ने लगभग पूरे बॉम्बे हार्बर पर कब्जा कर लिया था। तो इसे शांत कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को हस्तक्षेप करना पड़ा। और उनके कहने पर नौसैनिक मान गए। हाँ, उनके आश्वासन के बाद ही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। पटेल ने उस समय एक बहुत मशहूर बात कही थी कि हथियार डालना कायरता नहीं बल्कि समय की मांग है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी थी। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? विकल्प हैं ए भारतीयों पर अधिक कर लगाना, बी प्रेस की स्वतंत्रता छीनना, सी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार, या डी नमक कानून को और कड़ा करना। इसका उत्तर है सी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार। इल्बर्ट बिल, ये तो बहुत बड़ा विवाद था, है ना? बहुत बड़ा। असल में ये बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया था और इसका उद्देश्य बहुत सीधा था। क्या था? कि जो भारतीय जज हैं उन्हें भी यूरोपीय लोगों के अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले ये अधिकार सिर्फ गोरे जजों को था। ये तो बराबरी की बात हुई। फिर इस पर इतना हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने इसे अपनी तौहीन समझ लिया। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई भारतीय उनकी सुनवाई करे और उन्हें सजा सुनाए। उन्होंने इसके खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध किया कि उसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी भी कहा गया। अपनी ही सरकार के खिलाफ? जी, अपनी सरकार के खिलाफ। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, 1924 का वाईकॉम सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए किसानों की लगान माफी से, बी अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार से, सी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से, या डी वन कानूनों के उल्लंघन से। इसका सही विकल्प है बी अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश का अधिकार। वाईकॉम सत्याग्रह ये केरल में हुआ था, सही कह रही हूं? बिल्कुल सही। ये केरल के त्रावणकोर इलाके में हुआ था और ये सामाजिक सुधार का एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था समाज के उन वर्गों के लिए जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था, मंदिरों और यहाँ तक कि मंदिरों की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों के उपयोग का अधिकार दिलाना। सड़कों पर भी चलने की मनाही थी? जी, यही तो उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई थी। समझ गई। चलिए अब हम इस क्विज के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। 5वां प्रश्न, सांप्रदायिक पंचाट या जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, 1932 में इसकी घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी रैमजे मैकडोनाल्ड, या डी लॉर्ड लिनलिथगो। इसका उत्तर है सी रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड, इसी के बाद तो गांधी जी ने वो प्रसिद्ध अनशन किया था। जी हाँ, बिल्कुल। हुआ ये था कि इस घोषणा के जरिए दलितों सहित दूसरे अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई थी। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स? बिल्कुल। और इसी के विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। बाद में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद ही गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संदर्भ में लाल कुर्ती दल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए मौलाना आजाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खान,
सी लियाकत अली या डी डॉक्टर M.A. अंसारी? इसका सही जवाब है बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें तो सीमांत गांधी भी कहा जाता है। जी, फ्रंटियर गांधी। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, जो आज का पाकिस्तान है, वहां इस अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्हें लाल कुर्ती क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके जो अनुयायी थे वो लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। बस इसी वजह से ये दल लाल कुर्ती के नाम से मशहूर हो गया। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कराची अधिवेशन 1931, सी बेलगाम अधिवेशन 1924 या डी फैजपुर अधिवेशन 1937। इसका सही जवाब है बी, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931, ये क्यों इतना खास माना जाता है? ये एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पास किया। कह सकते हैं कि इसी ने भविष्य के भारतीय संविधान की नींव रखी थी। तो यहीं से मौलिक अधिकारों की बात शुरू हुई। जी, एक औपचारिक प्रस्ताव के रूप में। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दीपावली घोषणा यानी दीपावली डिक्लेरेशन जो 1929 में हुई, उसका संबंध किससे था? ए पूर्ण स्वराज की घोषणा से, बी डोमेनियन स्टेटस के वादे से, सी रियासतों के विलय से या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी से? इसका सही उत्तर है बी, डोमिनियन स्टेटस का वादा। दीपावली घोषणा ये किसने की थी? ये उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने की थी, ठीक दीपावली के अवसर पर। अच्छा, तभी इसका नाम ये पड़ा। हाँ, इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम लक्ष्य है वो भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना है। हालांकि इस घोषणा से राष्ट्रवादी नेता संतुष्ट नहीं हुए थे और इसी के बाद पूर्ण स्वराज की मांग और तेज हो गई। बिल्कुल। चलिए, अब 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ए बर्लिन, बी टोक्यो, सी सैन फ्रांसिस्को या डी सिंगापुर? इसका सही जवाब है सी, सैन फ्रांसिस्को, यानी भारत से बाहर अमेरिका में। जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जैसे महान क्रांतिकारियों ने की थी। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य साफ था, सशस्त्र क्रांति के जरिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कराना। ठीक है। और गांधी इरविन समझौते के दौरान जो 1931 में हुआ था, किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था? आपके विकल्प हैं ए सरोजिनी नायडू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय या डी एनी बेसेंट? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और इसका सही उत्तर है ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कहा था। जी, ये समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा मोड़ था और इसी ऐतिहासिक समझौते के महत्व को देखते हुए सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और लॉर्ड इरविन दोनों को दो महात्मा या टू महात्मास की संज्ञा दी थी। यानी प्रश्न संख्या 21 उस नींव के बारे में है जो उससे भी पहले रखी गई थी। तो सवाल कुछ यूं है, इल्बर्ट बिल विवाद के जवाब में 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था, जिसे कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है? इसके विकल्प हैं विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, विकल्प बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, विकल्प सी शिशिर कुमार घोष या फिर विकल्प डी A.O. ह्यूम। इस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा सही विकल्प बी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1883 का जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो दरअसल एक वेकअप कॉल था भारतीयों के लिए, एक चेतावनी की तरह। हाँ, उस बिल में भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव था, जिस पर भारत में रह रहे अंग्रेजों ने बहुत ही हिंसक और नस्लवादी विरोध किया। इस नग्न नस्लवाद को देखकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को ये समझ आ गया कि केवल स्थानीय स्तर पर लड़ने से काम नहीं चलेगा। मतलब उन्हें एक बड़े मंच की जरूरत महसूस हुई। एकदम सही। इसीलिए उन्होंने 1883 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जो पूरे भारत को एक राजनीतिक मंच पर लाने का पहला संगठित प्रयास था। और ये पहलू अक्सर चर्चाओं से छूट जाता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय पूरे देश का दौरा कर रहे थे।
एक अखिल भारतीय पहचान या जिसे हम पैन इंडियन चेतना कहते हैं, वो कांग्रेस से पहले ही आकार ले रही थी। 1886 में जाकर इस संस्था का कांग्रेस में विलय होना दरअसल दो विचारधाराओं का नहीं, बल्कि समान लक्ष्यों वाले दो मंचों का एकीकरण था। आपने बिल्कुल सटीक बात जोड़ी। अब अगर हम इसी राजनीतिक चेतना के आगे बढ़ने के सफर को देखें तो 1916 का लखनऊ समझौता एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। और यही हमारा अगला सवाल भी है। प्रश्न 22 इसी समझौते की एक ऐसी दरार के बारे में है जिसे उस समय शायद अनदेखा कर दिया गया था। 1916 के लखनऊ समझौते में मदन मोहन मालवीय ने किस मुख्य बिंदु का कड़ा विरोध किया था? विकल्प सुनिए। विकल्प ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ आना। विकल्प बी, नरमपंथियों और गरमपंथियों का मिलन। विकल्प सी, पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार करना। या विकल्प डी, स्वराज की मांग। इसका जवाब विकल्प सी में छिपा है, पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार करना। उस समय माहौल जश्न का था क्योंकि कांग्रेस के दोनों धड़े और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे। एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही थी उसे। बिल्कुल, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी की दूरदर्शिता यहाँ बहुत स्पष्ट थी। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत अंग्रेजों ने जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया था, कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। मालवीय जी ने इसका सख्त विरोध किया। और उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका बहुत स्पष्ट तर्क था कि धर्म के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मान्यता देना एक ऐसी ऐतिहासिक भूल होगी जो आगे चलकर राष्ट्रीय एकता को स्थायी नुकसान पहुंचाएगी। उनका मानना था कि इससे देश में अलगाववाद के बीज बोए जा रहे हैं। मालवीय जी का ये विरोध इस बात को रेखांकित करता है कि तत्कालीन राजनीतिक लाभ के लिए जब पहचान की राजनीति को संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। और खैर, आगे चलकर इतिहास ने उनके इस डर को विभाजन के रूप में सच भी साबित किया। जी, ये एक बहुत ही निष्पक्ष ऐतिहासिक तथ्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। चलिए, जब राजनीतिक गलियारों में भविष्य के ये नक्शे खींचे जा रहे थे, तब देश के एक दूसरे हिस्से में जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। राजनीति से निकलकर अब खेतों की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न 23 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1946 में हुए तेभागा आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा प्रांत था? विकल्प हैं ए, बिहार, बी, मद्रास, सी, बंगाल या डी, संयुक्त प्रांत। थी उग्र अध्याय है। ये तेभागा शब्द का अर्थ क्या था उस समय? तेभागा का सीधा सा अर्थ है 3 हिस्से। जो बटाईदार किसान दूसरों की जमीनों पर खेती करते थे, उन्हें अपनी ही उगाई फसल का केवल आधा हिस्सा मिलता था। कम्युनिस्ट पार्टी और बटाईदार सभा के नेतृत्व में उन्होंने मांग की कि उपज का 2/3 हिस्सा, यानी लगभग 66% हिस्सा, 2/3 हिस्सा जिसे तेभागा कहा गया, वो उन्हें मिलना चाहिए। यह केवल एक आर्थिक मांग नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक सीधा विद्रोह था। यहाँ एक तथ्य और जोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के लिए कि ये मांग हवा में से नहीं आई थी। इससे पहले फ्लॉड कमीशन ने खुद ये सिफारिश की थी कि बटाईदारों को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए, यानी किसान कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। वे बस उस अधिकार को लागू करवाना चाहते थे जिसे प्रशासन ने कागजों पर तो मान लिया था, लेकिन जमींदार जमीन पर लागू नहीं होने दे रहे थे। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से नहीं, बल्कि आंतरिक शोषण से भी चाहिए थी। सही कहा। अब हम इस जमीनी संघर्ष से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 24 उस समय के वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित इंडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प सुनिए। ए, ब्रिटिश संसद में पैरवी करना। बी, भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र। सी, व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना। या डी, कांग्रेस की विदेशी शाखा चलाना। इसका सही जवाब है विकल्प बी। इंडिया हाउस बाहर से देखने में भारतीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित हॉस्टल और छात्रवृत्ति का केंद्र लगता था। एक कवर की तरह काम करता था। बिल्कुल, एक आवरण था वो, लेकिन अंदर से ये क्रांतिकारी गतिविधियों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गढ़ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसे स्थापित किया था, लेकिन जल्द ही ये वीर सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे विचारकों और क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। और शायद वहीं से वो पत्रिका भी निकलती थी। हाँ, वहीं से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली जाती थी, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बौद्धिक और नैतिक नींव पर सीधा प्रहार करती थी। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी लंदन के ठीक बीचों बीच बैठकर
उन्हीं के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जा रही थी। ये उस समय के भारतीय युवाओं की वैचारिक स्पष्टता को दर्शाता है कि वे ब्रिटिश संस्थानों में पढ़ते हुए भी उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का माद्दा रखते थे। और इसी वैचारिक स्पष्टता और टकराव की एक और झलक हमें कांग्रेस के भीतर भी देखने को मिलती है। हाँ, जो हमें हमारे अगले सवाल पर ले जाती है। हम आते हैं प्रश्न 25 पर, जो 1939 के त्रिपुरी संकट के बारे में है। प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विकल्प हैं ए पट्टाभी सीतारमैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी अबुल कलाम आजाद। इस भारी वैचारिक टकराव के बाद अध्यक्ष पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया, जो विकल्प सी है। ये जो त्रिपुरी संकट था, ये सिर्फ दो नेताओं का टकराव नहीं था, ये रणनीति और दिशा का टकराव था। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएंगी? जरूर। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और ये ब्रिटिश हुकूमत पर अंतिम प्रहार करने का बिल्कुल सही समय है। दूसरी ओर महात्मा गांधी और पुराना नेतृत्व इतनी जल्दबाजी में नहीं था। वे जन आंदोलन के लिए अपने अहिंसक मार्ग पर ही टिके रहना चाहते थे। जब अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तो बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। और ये हार गांधी जी ने अपने निजी प्रभाव के हार के रूप में देखी थी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में जो गतिरोध पैदा हुआ, वो ये दर्शाता है कि उस समय का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के पीछे आंख मूंदकर नहीं चलता था। जब वर्किंग कमेटी ने बोस के साथ काम करने से इनकार कर दिया और उनके लिए कार्य करना असंभव हो गया, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक सर्वसम्मत और शांत चेहरे के रूप में लाया गया ताकि पार्टी को टूटने से बचाया जा सके। यही राजनीतिक परिपक्वता उस समय के नेतृत्व को खास बनाती है। वे आपस में लड़ते थे, लेकिन अंततः संस्था को और देश को सर्वोपरि रखते थे। और मजेदार बात यह है कि जब इसी संस्था के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तब आम जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 26। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली थी? इसके विकल्प हैं ए बलिया, बी तामलुक, सी सतारा या डी तलचर। 1942 में जब करो या मरो का नारा देकर सभी बड़े नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए, तब ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। मतलब जनता ने खुद कमान संभाल ली, नेताविहीन होने के बावजूद भी। जी। महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में जो प्रति सरकार या समानांतर सरकार बनी, वो 1943 से 1946 तक, यानी लगभग 3 साल तक सक्रिय रही। ये कोई छोटा मोटा या प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को उस इलाके में पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया था। ये समानांतर सरकार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रशासन ही नहीं चलाया, बल्कि न्यायदान मंडल यानी पीपल्स कोर्ट स्थापित किए, जहां फैसले होते थे। उन्होंने स्थानीय कर व्यवस्था लागू की और यहां तक कि कम खर्च वाली शादियां, जिन्हें गांधी विवाह कहा जाता था, उसे भी बढ़ावा दिया। यानी ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि समाज के भीतर एक गहरा सुधार भी था। हाँ, जब जनता अपनी सामूहिक शक्ति पहचान लेती है तो वो व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सामूहिक शक्ति हमें 1928 में भी देखने को मिली थी, जो हमें अगले प्रश्न तक ले आती है। सही कहा। हमारा 27वां प्रश्न प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व को मिली मान्यता पर है। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 1928 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी बारदोली की महिलाओं ने, सी जवाहरलाल नेहरू या डी रविंद्रनाथ टैगोर। अक्सर ऐतिहासिक किताबों में जल्दबाजी में गांधी जी का नाम लिख दिया जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो सही उत्तर विकल्प बी है, बारदोली की महिलाओं ने। यह एक बहुत ही रोचक तथ्य है ना? 1928 में बारदोली के किसानों पर जब ब्रिटिश प्रशासन ने मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने एक बेहद संगठित और सफल कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी इस अभूतपूर्व संगठन क्षमता और निडरता को देखकर उस क्षेत्र की महिलाओं ने आदर से उन्हें सरदार कहना शुरू किया था, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। जी। बाद में गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा में उन महिलाओं की ओर से इस उपाधि को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। इस पूरी घटना में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जब लगान न देने पर किसानों की जमीनें जब्त हो रही थीं, उनके जानवर छीने जा रहे थे,
तब घरों को संभालने और उस आर्थिक बहिष्कार को महीनों तक टिकाए रखने में महिलाओं की रीढ़ जैसी भूमिका थी। उनका ये सम्मान देना केवल एक नेता की जय जयकार नहीं था, बल्कि एक सफल प्रशासक को दी गई मान्यता थी। सही मायने में प्रशासन के दमन के सामने अडिग रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और जब ये दमन कैमरा और कलम की नज़र में आ जाए तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। इसी बात को पुख्ता करता है हमारा प्रश्न 28, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक विदेशी पत्रकार के कवरेज से जुड़ा है। धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर हुए लाठीचार्ज का आंखों देखा विवरण किस विदेशी पत्रकार ने दिया था? विकल्प हैं ए. लुइस फिशर, बी. वेब मिलर, सी. विलियम शिरेर या डी. मार्क टुली। इसका सटीक उत्तर है विकल्प बी, वेब मिलर। 1930 में जब दांडी मार्च के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब सत्याग्रहियों ने धरसाना के नमक कारखाने की ओर कूच किया, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। बिल्कुल। वहां पुलिस ने निहत्थे और पूरी तरह से अहिंसक सत्याग्रहियों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर वहां मौजूद थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लोहे की मूठ वाली लाठियों से सिर फोड़े जा रहे थे, लेकिन एक भी भारतीय ने अपने बचाव में हाथ तक नहीं उठाया। वेब मिलर की ये जो रिपोर्ट थी, ये उस समय के सिंडिकेटेड जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनकी ये रिपोर्ट दुनिया भर के हजारों अखबारों में एक साथ छपी। इसका सबसे बड़ा भू राजनीतिक असर ये हुआ कि पश्चिमी देशों में और विशेषकर अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य का वो मुखौटा पूरी तरह उतर गया, जिसमें वो खुद को एक सभ्य और न्यायप्रिय प्रशासक बताते थे। इस एक रिपोर्ट ने वैश्विक जनमत को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। यही अहिंसा की असली कूटनीतिक जीत थी, सामने वाले को उसी के नैतिक पतन में फंसा देना। और इस अहिंसक रणनीति का एक और बहुत मजबूत हथियार था अनशन। हाँ, जो हमें प्रश्न 29 की ओर ले जाता है। 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार किस पद्धति का प्रयोग किया था? विकल्प हैं ए. सविनय अवज्ञा, बी. आमरण अनशन, सी. असहयोग या डी. हिजरत। भारत में गांधी जी का पहला आमरण अनशन या हंगर स्ट्राइक यही हुआ था, यानी सही उत्तर है विकल्प बी। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर ठन गई थी। प्लेग महामारी के बाद की बात है ये। जी, महामारी खत्म होने के बाद मालिक वो बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध की महंगाई के कारण मजदूर 35% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। हड़ताल लंबी खिंचने लगी थी और मजदूरों का मनोबल टूटने लगा था। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि गांधी जी का ये अनशन मिल मालिकों के खिलाफ कम और अपने ही मजदूरों को एकजुट रखने के लिए ज्यादा था। ये एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। हाँ, उन्हें डर था कि हताशा में मजदूर कहीं हिंसा पर न उतर आएं या फिर काम पर वापस न लौट जाएं। उनका ये दाव बहुत ही मनोवैज्ञानिक था। इसने एक तरफ तो मजदूरों में नई ऊर्जा भर दी और दूसरी तरफ मिल मालिकों पर, जिनमें गांधी जी के अपने मित्र भी शामिल थे, उन पर भारी नैतिक दबाव डाला, जिसके चलते अंततः उन्हें वो 35% वृद्धि की मांग माननी पड़ी। ये घटना साबित करती है कि आज़ादी की लड़ाई केवल हथियारों या लंबे भाषणों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव और कड़े आत्म अनुशासन से भी लड़ी जा रही थी। अब हम इस ऐतिहासिक सफर के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, 1946 में, जहां सत्ता हस्तांतरण के नए नक्शे तैयार हो रहे थे। हमारा अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न 30 इसी अंतिम दौर की कूटनीति से जुड़ा है। 1946 में आए कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? विकल्प हैं ए. भारत का विभाजन, बी. संविधान सभा का गठन, सी. अंतरिम सरकार की स्थापना या डी. प्रांतों का समूहन। इसका सही उत्तर विकल्प ए है। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन और एक अलग पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की मांग को बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रूप से खारिज कर दिया था। तो फिर उनका मुख्य प्रस्ताव क्या था? मिशन का प्रस्ताव दरअसल एक ढीले ढांचे वाले संघ का था, जिसे लूज फेडरेशन कहते हैं। उनका प्लान था कि केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार का जिम्मा रहेगा, बाकी सभी अधिकार प्रांतों के पास रहने थे। और उन्होंने वो ग्रुपिंग का आइडिया भी दिया था ना? बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने प्रांतों के समूहन या ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस का एक बहुत ही जटिल फॉर्मूला पेश किया था। संविधान सभा और अंतरिम सरकार बनाने की बात उन्होंने मान ली थी, लेकिन विभाजन उनके प्रस्ताव का हिस्सा किसी भी रूप में नहीं था। इस फैसले के पीछे अंग्रेजों की अपनी भू राजनीतिक मजबूरी भी थी, जो सुनने वालों को समझनी चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शीत युद्ध की आहट शुरू हो गई थी।
ब्रिटेन चाहता था कि एशिया में एक अखंड और मजबूत भारतीय सेना उनके एक सैन्य सहयोगी के रूप में बनी रहे। हाँ, विभाजन का सीधा मतलब था सेना का भी बंटवारा। बिल्कुल, जो ब्रिटेन के सामरिक हितों के एकदम खिलाफ था। इसी कारण कैबिनेट मिशन ने विभाजन को टालने का हर संभव प्रयास किया था। ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा विश्लेषण है। बहुत ही सुंदर निष्कर्ष। आज की इस गहरी चर्चा को विराम देने से पहले मैं सभी सुनने वालों के सामने एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे खुद से चिंतन कर सकते हैं। हमने अभी अंत में कैबिनेट मिशन की बात की। सोचिए, अगर 1946 में कैबिनेट मिशन का वो ढीला ढांचा और प्रांतों का समूहन सभी दलों द्वारा मान लिया गया होता, तो क्या आज दक्षिण एशिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या वो एक अखंड लेकिन कमजोर केंद्र वाला देश होता, या फिर विभाजन जैसी बड़ी और खौफनाक त्रासदी को हमेशा के लिए टाला जा सकता था? इतिहास में अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये सोचना हमेशा ही एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल, इतिहास केवल पीछे देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हमारे आज के हालात कैसे बने हैं। आज के इस वैचारिक और ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद। जो लोग इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं, वे आगे भी द नॉलेज नेक्सस से जुड़े रहें। एक बार फिर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान और विचार विमर्श की ये यात्रा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।